Hi friends, welcome on our YouTube channel. This is the first lecture of classical mechanics in which we will discuss about conservation law. In this lecture, we will discuss three conservation laws, that is conservation of linear momentum, conservation of angular momentum एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर में तीन कंजर्वेशन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकंड वन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे टॉपिक आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं और उसी को यहां पर हम डेप्थ में लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस करने से पहले लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, then the total linear momentum of a system remain constant. So conservation of linear momentum के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो जो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। So, according to conservation of linear momentum, in the absence of external force, the total linear momentum of the system remain constant. तो linear momentum के conservation law के according अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस बॉडी का या उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एंड लीनियर मोमेंटम मैंने बता दिया है कि बॉडी के मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा लीनियर मोमेंटम है। अब यहां पर हमने एक सिस्टम दिखाया है। हियर आई इज अ पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज आर आई। तो आई हमारा एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आर आई है, एंड दिस इज अनदर पार्टिकल जे एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज आर जे। तो जे हमारा कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आर जे है। सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी पार्टिकल की पोजीशन को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो, मूल बिंदु से ज्वाइन करते हो, तो जो हमारी लाइन होती है वो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये जो सिस्टम है इसका ओरिजिन हमारा यहां पर है, पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। If mi is the mass of ith particle and vi is the velocity of ith particle, then the linear momentum of ith particle will be pi and its value is mivi। तो ith पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। इस ith पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारी vi है, इस पार्टिकल का मास mi है। तो अगर ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो वो आ जाएगा pi इज इक्वल टू mivi। नाउ द अप्लाइड फोर्स ऑन ith पार्टिकल।
तो ith पार्टिकल पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा Fi applied. This Fi applied represents the applied force on ith particle. तो ये जो A है ये हमारा अप्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस A की जगह आप चाहो तो E लिख सकते हो। E का मतलब एक्सटर्नल हो जाएगा। सो एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल विल बी Fie। तो चाहे एक्सटर्नल फोर्स लिखो या अप्लाइड फोर्स लिखो दोनों हमारे सेम होंगे। Let the internal force on ith particle due to jth particle। अब यहां पर हमने जो सिस्टम लिया है उसमें दो पार्टिकल हैं, एक ith पार्टिकल है और एक jth पार्टिकल है एंड न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आई जे के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड जे वापस आई के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, ith पार्टिकल पर jth पार्टिकल के कारण जो इंटरनल फोर्स लग रहा है अगर उसकी बात करें तो वो हो जाएगा Fji। Here Fji represents the internal force on ith particle due to jth particle। Now from Newton's second law, अब न्यूटन का सेकंड लॉ है F is equal to dp by dt। It means the rate of change of linear momentum is always equal to the applied force। तो किसी बॉडी पर फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होती है और लीनियर मोमेंटम अगर p है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब dp by dt हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू dp by dt। सो F इज इक्वल टू dp by dt और F इज इक्वल टू P डॉट, डॉट का मतलब यहां पर डिफरेंशियल है और अब ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ith पार्टिकल पर अगर टोटल फोर्स लोगे तो टोटल फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। तो ith पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स है या अप्लाइड फोर्स है वो हमारा Fi अप्लाइड एंड द इंटरनल फोर्स on ith particle due to jth particle is Fji। और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर यहां पर है मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम है तो जितने भी दूसरे पार्टिकल होंगे वो ith पार्टिकल पर कितना इंटरनल फोर्स लगा रहा है उन सारे इंटरनल फोर्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमने कर दिया है सिग्मा जे। सो सिग्मा जे Fji इज the total internal force on ith particle and Fi applied is the applied force on ith particle। so ये हमारा internal force हो गया, ये external force हो गया और internal and external force अगर दोनों को ऐड करोगे तो total force की वैल्यू मिल जाएगी एंड न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग force is equal to rate of change of linear momentum। तो ith पार्टिकल के टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं इट मींस ith पार्टिकल का आप लीनियर मोमेंटम लोगे। सो dp by dt या dpi by dt क्या हो जाएगा pi डॉट। हियर pi डॉट मींस dpi अपॉन dt दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। Now P is equal to mv था so pi dot means d by dt of pi and pi is mivi so pi dot will be d by dt of mivi since mi is the mass of ith particle and mass हमारा कांस्टेंट रहता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ऐसे कुछ केसेस हैं
जहां पर मास भी टाइम के साथ चेंज होता है, जो कि हमारा रॉकेट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, पर यहां पर हम उस टाइप के सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर हमारा फ्यूल बर्न होता है या टाइम के साथ में मास की वैल्यू कम होती जाती है। सो mi इज द मास ऑफ ith पार्टिकल एंड इट इज कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम डिफरेंशियल से बाहर ले लेते हैं। सो pi इज इक्वल टू mi dvi by dt and v is equal to dr by dt. Here r is the position vector. r पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो v होता है dr by dt. It means vi is equal to dri by dt. So pi dot is equal to mi d by dt of dri by dt. Now mi हमने कहा है कांस्टेंट है, तो इसको चाहे तो हम वापस अंदर ले जाते हैं। तो इसको अंदर ले जाने से पहले ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ आर आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज d2ri by dt2। सो mi को अंदर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, pi डॉट इज इक्वल टू d2 by dt2 ऑफ mi ri। सो mi ri का अगर टाइम के साथ में सेकंड डिफरेंशियल लोगे तो हमको pi डॉट की वैल्यू मिल जाएगी। लेट ऑल द इंटरनल फोर्सेस ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं हम ऐसा मानते हैं कि ये सारे इंटरनल फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, अगर ith पार्टिकल jth पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वापस jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे एंड इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इट मींस fji is equal to minus fij। Here fji is the internal force on ith particle due to jth particle and fij is the internal force on jth particle due to ith particle. So fji is equal to minus fij। अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी कि सिग्मा जे एफ जे आई प्लस एफ आई अप्लाइड इज इक्वल टू पी आई डॉट। नाउ फॉर होल सिस्टम, अब यहां पर केवल हमने टू पार्टिकल सिस्टम लिया था, केवल आई एंड जे की बात कर रहे थे। अगर टोटल सिस्टम लें या होल सिस्टम लें तो क्या होगा, सिग्मा आई जे I is not equal to j fji plus sigma I fi applied is equal to sigma I pi dot। तो ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर हमने सिग्मा I ले लिया है। सो सिग्मा I fi applied is the total applied force or total external force on the system and this is the total internal force on the system। So this will be equal to sigma I pi dot। अब pi डॉट की वैल्यू d2 by dt2 ऑफ mi ri है। अब यहां पर सिग्मा i pi डॉट है तो इसका हम सिग्मा ले लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, d2 by dt2 ऑफ सिग्मा i mi ri। Here sigma ij I is not equal to j fji represents the total internal force on the system। तो सिस्टम के ऊपर जो टोटल इंटरनल फोर्स लग रहा है, यह सिस्टम का जो टोटल इंटरनल फोर्स है वो हमारा सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे एफ जे आई है। यहां पर आई इज नॉट इक्वल टू जे हमने इसलिए किया है
क्योंकि कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर इंटरनल फोर्स नहीं लगाएगा, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब I एंड J कभी भी इक्वल नहीं हो सकते या कभी भी सेम नहीं होंगे। नाउ FJI इज इक्वल टू माइनस FIJ हमने लिया था, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, FIJ प्लस FJI इज इक्वल टू 0 और सिग्मा IJ I is not equal to J, FJI is equal to 0, क्योंकि I एंड J का अगर इंटरनल फोर्स लें तो वो टोटल इंटरनल फोर्स 0 है। इट मींस अगर पूरे सिस्टम की बात करोगे तो पूरे सिस्टम का इंटरनल फोर्स हमारा 0 होगा। सो सिग्मा IJ I is not equal to J, FJI is equal to 0। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, अब इसके अंदर हम इस फैक्टर को 0 कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 0 है तो ये जैसे यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा I FI अप्लाइड इज इक्वल टू d2 by dt2 ऑफ सिग्मा I MI RI। सो सिग्मा I FI applied is equal to d2 by dt2 of sigma I MI RI, क्योंकि यहां पर हमने ये वैल्यू रख दी है तो हमारा 0 हो गया है। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का मतलब किसी बॉडी का वो मास जहां पर उसका टोटल मास या होल मास हम कंसंट्रेट मान सकते हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू अगर निकालें तो डेफिनेशन से वो क्या होता है, R इज इक्वल टू सिग्मा I MI RI डिवाइडेड बाय सिग्मा I MI। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से इसका पोजीशन वेक्टर हमारा R होगा, जो हम इस इक्वेशन से देंगे। सिंस सिग्मा I MI इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड टोटल मास को हमने कैपिटल M लिखा है, सो वेक्टर R इज इक्वल टू सिग्मा I MI RI divided by M। Here sigma I MI is equal to capital M and this capital M is the total mass of the system। तो सिस्टम का टोटल मास हमारा कैपिटल M ले लिया है, जो कि सिग्मा I MI है। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा I MI RI is equal to MR। So sigma I MI RI is equal to MR। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी एंड साथ में हमने ये इक्वेशन भी निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, ये जो सिग्मा I MI RI है इसकी जगह MR रख देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सिग्मा I FI applied is equal to M d2R upon dt2, क्योंकि सिग्मा I MI RI को हमने MR रखा है and M is the total mass of the system which is always remain constant। तो क्योंकि कैपिटल M कांस्टेंट है इसलिए इसको हमने डिफरेंशियल से बाहर निकाल लिया है, इसलिए ये हो जाएगा M d2R upon dt2। So the total linear momentum of the system, सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू
सिग्मा आई एम आई वी आई, क्योंकि एम आई वी आई ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है जिसको हमने पी आई लिखा था, और टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालोगे या टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लोगे तो हम पी आई का सिग्मा ले लेंगे, तो वो हो जाएगा P इज इक्वल टू सिग्मा आई एम आई वी आई, बट वी आई इज डी आर आई बाई डी टी, सो P इक्वल टू सिग्मा आई एम आई डी आर आई बाई डी टी। और इस एम आई को हम अंदर ले जाते हैं क्योंकि सिग्मा आई एम आई हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम अंदर ले लेते हैं, तो हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ सिग्मा आई एम आई आर आई, बट सिग्मा आई एम आई आर आई इज एम आर, so this will be d by dt of mr, so p is equal to d by dt of mr, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया d by dt of mr। अब इस m को आप बाहर ले लो, सो p इक्वल टू m डी आर अपॉन डी टी, सो r का टाइम के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल किया है और साथ में हमने टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमको मिल जाएगा। इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो अगर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो जीरो हो, देन सिग्मा आई एफ आई अप्लाइड इज इक्वल टू जीरो, सो ये हमारा जीरो हो गया है, इट मीन्स एम डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल टू जीरो, सो एम डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल टू जीरो, और ये जीरो है, इट मीन्स dp बाई डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि m dr बाई डी टी हमारा p है, सो ये क्या जाएगा d बाई डी टी ऑफ p, सो dp बाई डी टी इक्वल टू जीरो, और dp बाई डी टी जीरो है, इट मीन्स p इज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो अगर किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो सिग्मा आई एफ आई अप्लाइड इक्वल टू जीरो है, then p equal to constant, it means in the absence of external force the total linear momentum of the system remain constant। तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, या टोटल एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा, और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर बॉडी हमारी मूव कर रही है तो उस केस में जो उसका मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, और अगर बॉडी हमारी रोटेट कर रही है तो रोटेशन के केस में एंगुलर मोमेंटम होता है। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे हमने लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था उसी टाइप से हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? In the absence of external force, the total linear momentum of the system remain constant।
अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की जगह एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा एंड लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ टोटल external torque, the total angular momentum of the system remain constant. So, in the absence of external torque, the total angular momentum of the system remain constant. तो एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर हमने एक सिस्टम लिया है, ये इसका ith पार्टिकल एंड ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ri है। तो सिस्टम का जो ith पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर हमने ri ले लिया है। लेट द मास ऑफ ith पार्टिकल बी mi, तो ith पार्टिकल का जो मास है वो हमारा mi है एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इज pi। तो मास हमने mi माना है, लीनियर मोमेंटम हमने pi माना है। इफ दिस पार्टिकल रोटेट्स अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस देन इट्स एंगुलर मोमेंटम। अब अगर पार्टिकल हमारा किसी आर्बिट्ररी एक्सिस के अलोंग रोटेट होता है तो मैंने कहा था कि रोटेशन के केस में लीनियर मोमेंटम आप नहीं लोगे, एंगुलर मोमेंटम लोगे। सो अगर आर्बिट्ररी एक्सिस के अलोंग ये पार्टिकल रोटेट होता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा Li इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई, क्योंकि L होता है R क्रॉस P, ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं। सो Li इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। हियर Li इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल एंड Ri इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। नाउ Li का हम डिफरेंशियल ले लेते हैं और साथ में हम सिग्मा भी लगा देते हैं। सो सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई। अब आर आई क्रॉस पी आई है तो इसका डिफरेंशियल लेना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से लोगे, तो u इंटू वी मेथड हम काम में लेते हैं। तो पहले आर आई का डिफरेंशियल लो पी आई एज इट इज, फिर आर आई को हम कांस्टेंट मान लेते हैं एंड पी आई का हम डिफरेंशियल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आई डी आर आई बाई डी टी क्रॉस पी आई प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी। बट डी आर बाई डी टी इज वी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन लीनियर वेलोसिटी होती है, इसलिए डी आर आई बाई डी टी की जगह हम वी आई लिख देते हैं। सो वी आई क्रॉस पी आई एंड डी पी आई बाई डी टी की जगह हम पी आई डॉट लिख देते हैं, क्योंकि पी आई डॉट का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ पी आई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस विल बी सिग्मा आई वी आई क्रॉस पी आई प्लस आर आई क्रॉस पी आई डॉट। नाउ सिग्मा आई वी आई क्रॉस पी आई इज एम आई वी आई, तो इसको एम आई वी आई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा आई वी आई क्रॉस एम आई वी आई। अब एम आई हमारा कांस्टेंट है, इट मींस ये क्या है, वी आई क्रॉस वी आई। सिंस ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्रॉस ए क्या होता है, ए इंटू ए साइन 0 डिग्री, क्योंकि कोई वेक्टर अपने ही साथ में जो एंगल बनाएगा वो हमारा 0 होगा। तो वी आई के साथ में एंगल 0, सो वी आई क्रॉस वी आई इज 0। इट मीन्स सिग्मा आई वी आई क्रॉस पी आई इज इक्वल टू 0।
नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली थी। सो ये फैक्टर हमारा जीरो हो जाएगा। सो ये क्या बचेगा, सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर आई क्रॉस पी आई डॉट, बट आर आई क्रॉस पी आई इज एल आई, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आई एच पार्टिकल। तो इसकी जगह हम एल आई रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डी एल आई अपॉन डी टी, एंड सिग्मा आई डी एल आई बाई डी टी को हम एल डॉट लिख देते हैं। सो एल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। सो इसकी जगह हम एल डॉट लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा आई आर आई क्रॉस पी आई डॉट। तो ये क्या हो गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Here L represents the total angular momentum of the system। तो सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा L है। इट मीन्स L डॉट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। Since Pi dot is equal to Fi applied प्लस सिग्मा जे एफ जे आई, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो डी पी बाई डी टी का मतलब P डॉट, और आई एच पार्टिकल की अगर बात करोगे तो पी आई डॉट, एंड टोटल फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाइड फोर्स हो गया, और ये आई एच पार्टिकल पर जो इंटरनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आ गई है। सिर्फ पी आई डॉट की जगह हम एफ आई अप्लाइड प्लस सिग्मा जे एफ जे आई लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा आई आर आई क्रॉस एफ आई अप्लाइड प्लस सिग्मा आई कॉमा जे आई नॉट इक्वल टू जे आर आई क्रॉस एफ जे आई। तो आर आई को हमने इसके साथ में भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है, एंड आर आई को इसके साथ में भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है, और साथ में हमने सिग्मा आई लगा दिया है। फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम, तो पहले हम थ्री पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं और फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे। तो थ्री पार्टिकल सिस्टम मतलब 1, 2 एंड 3। तो I की वैल्यू भी 1 से लेकर 3 तक मूव करेगी, एंड J की वैल्यू भी 1 से 3 तक मूव करेगी। सो फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे आर आई क्रॉस एफ जे आई। तो थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, लेट आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 2 एंड 3। तो पहले हम ये केस लेते हैं, तो I की जगह हम 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे, एंड J की जगह हम 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस F21 प्लस R1 क्रॉस F31, क्योंकि J की जगह हमने 2 रखा है एंड J की जगह हमने 3 रखा है, एंड जहां पर I था उसकी जगह हमने 1 रखा है। Now if I equal to 2 and J equal to 3 and 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस R2 क्रॉस F32 प्लस R2 क्रॉस F12, एंड इफ I equal to 3, J equal to 1 and 2, then प्लस R3 क्रॉस F13 प्लस R3 क्रॉस F23। अब कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, इसलिए I नॉट इक्वल टू J हमने लिया है। इसलिए अगर यहां पर I1 है तो J1 नहीं होगा, I2 है तो यहां पर J2 नहीं होगा, एंड I3 है तो यहां पर J3 नहीं होगा। इसलिए थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए
सिग्मा आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आर आई क्रॉस एफ जे आई की वैल्यू ये होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है तो वापस सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई। सो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, पहले हम F12 लेते हैं तो F12 एक तो यहां पर आ रहा है और यहां पर F21 है तो इसको माइनस F12 लिखेंगे। तो अगर इस टर्म को और इस टर्म को इंक्लूड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 क्रॉस F12 प्लस, अब हम F13 की बात करें तो एक F13 यहां पर है और ये F31 है। इट मींस अगर इसमें एंड इसमें F13 कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, R3 माइनस R1 क्रॉस F13। सो R3 माइनस R1 क्रॉस F13 और अब ये दोनों टर्म बची हुई हैं तो F23 हम लेते हैं, से F23 एज इट इज और ये हो जाएगा माइनस F23। सो इस टर्म से और इस टर्म से अगर F23 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, R3 माइनस R2 क्रॉस F23। तो थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू हमारी ये होगी और सिग्मा आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आर आई क्रॉस एफ जे आई इज इक्वल टू आर जे माइनस आर आई क्रॉस एफ आई जे। तो हमने इसको इस टर्म में लिख दिया है। ये हमारा ith पार्टिकल, ये jth पार्टिकल, ये आर जे और ये आर आई है एंड इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमारी हो जाएगी आर आई जे। सो यहां से हमको क्या मिलता है, आर आई प्लस आर आई जे इज इक्वल टू आर जे। सो आर आई प्लस आर आई जे इज इक्वल टू आर जे। तो ये हमने क्या किया है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम में लिया है। तो वेक्टर एडिशन का अगर ट्रायंगुलर लॉ लोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आर आई प्लस आर आई जे इज इक्वल टू आर जे, क्योंकि दो वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और उसका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड वेक्टर होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहां से आर जे माइनस आर आई निकालोगे तो वो क्या आएगा, आर आई जे। सो आर जे माइनस आर आई इज इक्वल टू आर आई जे। सो सिग्मा आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आर आई क्रॉस एफ जे आई विल बी आर आई जे क्रॉस एफ आई जे। सो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। आर जे माइनस आर आई हमारा आर आई जे था तो ये वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आई जे, आई नॉट इक्वल टू जे, आर आई क्रॉस एफ जे आई इज इक्वल टू आर आई जे क्रॉस एफ आई जे। हियर आर आई जे इज द लाइन joining the centers of particles. So Rij ith पार्टिकल एंड jth पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है एंड Fij is the internal force on jth पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल। तो ith पार्टिकल के कारण जो jth पार्टिकल पर इंटरनल फोर्स लगेगा वो हमारा Fij होगा। This force acts along the line joining the centers of the particles। और ये जो फोर्स है वो
पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, उसकी डायरेक्शन में होगा। सो आर आई जे विल बी पैरेलल टू एफ आई जे और आर आई जे विल बी एंटी पैरेलल टू एफ आई जे। तो आर आई जे एंड एफ आई जे पैरेलल हैं तो थीटा हमारा 0 डिग्री, एंड आर आई जे एंड एफ आई जे एंटी पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो आइदर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो साइन थीटा आएगा, तो थीटा की वैल्यू चाहे 0 रखो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखो, साइन थीटा हमारा 0 होगा। इट मीन्स ये वैल्यू हमारी 0 होगी। सो आर आई जे क्रॉस एफ आई जे इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हो गया है, इट मीन्स सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे, आर आई क्रॉस एफ जे आई इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमने पहले निकाली थी कि एल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा आई आर आई क्रॉस एफ आई अप्लाइड प्लस सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे, आर आई क्रॉस एफ जे आई। एंड अभी हमने निकाला था सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे, आर आई क्रॉस एफ जे आई इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 रख दो। सो एल डॉट क्या आ जाएगा, सिग्मा आई आर आई क्रॉस एफ आई अप्लाइड। सो एल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा आई आर आई क्रॉस एफ आई अप्लाइड, और ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क। सो एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, एल डॉट या डीएल बाई डी टी। नाउ टो ए इज द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। तो जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसके ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है उसको हमने टो अप्लाइड कहा है। इफ टो अप्लाइड इज 0, अगर ये हमारा 0 हो जाता है, इट मींस एल डॉट इक्वल टू 0, और एल डॉट 0 है या डीएल बाई डी टी 0 है, इट मींस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मींस in the absence of total external torque, the total angular momentum of the system remain constant, and this is the conservation of angular momentum. Thus, in the absence of external torque, the total angular momentum of the system remains constant. तो अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो, मींस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, तो क्या होगा, सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा सेम रहेगा, या ये हमारा चेंज नहीं होगा। एंड दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर हम जेड डायरेक्शन के एक्सटर्नल टॉर्क की बात करें, सो इफ टॉ जेड अप्लाइड इज 0, देन एल जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इवन एल एक्स एंड एल वाई आर नॉट कॉन्स्टेंट। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जेड डायरेक्शन में 0 है तो एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, चाहे एल एक्स एंड एल वाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो। Now, conservation of energy. According to conservation of energy, energy neither be created nor be destroyed. It can only be changed into one form to another form. It means the total energy of a system remain constant. तो अगर किसी सिस्टम की बात करें तो उसकी टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है,
मीन्स एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, केवल उसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब यहां पर एनर्जी का मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम है या जो टोटल है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। The energy can neither be created nor be destroyed. It means the total energy of an isolated system remains constant. तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। If both the internal and external applied forces are conservative, then the total energy of the system is conserved. अगर अप्लाइड फोर्सेस, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो, दोनों हमारे कंजर्वेटिव होते हैं, मीन्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, तो उस केस में सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, सेम रहती है। हियर एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी and mechanical energy means sum of potential energy and kinetic energy. Now the work done by all the forces in moving the system from initial position 1 to final position 2. तो अगर सिस्टम को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेकर जाएं सारे फोर्सेस के थ्रू, तो जो टोटल वर्क डन होगा, कुल वर्क होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? W12 इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटीग्रेशन 1 to 2 Fi डॉट डी आर आई, क्योंकि W होता है F डॉट डी आर, F डॉट डी एस, तो पोजीशन 1 से 2 तक लेकर जाना है और सारे फोर्सेस के कारण हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सिग्मा आई लगा दिया है। सो W12 इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटीग्रेशन 1 to 2 Fi डॉट डी आर आई, और W12 इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटीग्रेशन 1 to 2 Fi अप्लाइड डॉट डी आर आई प्लस सिग्मा आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ जे आई डी आर आई, क्योंकि एफ आई का मतलब टोटल फोर्स एंड ith पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा? सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स हमारा एफ आई अप्लाइड और इंटरनल फोर्स है हमारा एफ जे आई, तो W12 की वैल्यू ये हो जाएगी। लेट अप्लाइड फोर्सेस आर डेरिवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल। तो किसी पोटेंशियल के थ्रू हम अप्लाइड फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। अगर हम ऐसा मान के चले तो क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस dv by dri, here V is the potential energy, so F is equal to माइनस dv by dri and d by dri को हमने डेल I लिख दिया है, so F is equal to माइनस डेल I vi, so sigma I integration 1 to 2 Fi applied dot dri is equal to माइनस सिग्मा आई इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल आई वी आई डॉट डी आर आई, क्योंकि एफ आई अप्लाइड की जगह हमने माइनस डेल आई वी आई लिख दिया है, सो हमको ये मिल गया है। हियर डेल आई इज इक्वल टू आई कैप
डेल बाई डेल एक्स आई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई आई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड आई। सो डेल आई की वैल्यू हमारी ये है और इसको हम लिख देते हैं डेल आई इज इक्वल टू डी बाई डी आर आई। सो सिग्मा आई इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ आई अप्लाइड डॉट डी आर आई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई और ये हमारा क्या हो गया है डी बाई डी आर आई। सो डी आर आई से डी आर आई कैंसिल हो जाएगा, से बच जाएगा डी वी आई। नाउ सिग्मा आई 1 to 2 एफ आई अप्लाइड डॉट डी आर आई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई और इसका डिफरेंशियल हमारा वी आई हो जाएगा लिमिट 1 to 2 और ये लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2 क्योंकि ये जो हमारा नेगेटिव साइन है इसकी वजह से हमने लोअर लिमिट पहले लिया है एंड अपर लिमिट बाद में लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा v1 माइनस v2। Let the internal forces are conservative and they can be derived from a potential Vij and also they obey Newton's third law. So internal forces को हम कंजर्वेटिव मानते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं इनको हम पोटेंशियल Vij से डिराइव कर सकते हैं और साथ में ये भी हमारे न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, होल्ड करते हैं और ओबे करते हैं। सो एफ जे आई इज इक्वल टू माइनस डेल आई जे वी आई जे। सो इंटरनल फोर्स को हमने पोटेंशियल की टर्म्स में लिख दिया है। अब हमने कहा है कि पोटेंशियल भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है। सो डेल आई जे इज इक्वल टू माइनस डेल जे आई। सो एफ जे आई इज इक्वल टू डेल जे आई वी आई जे और ये क्या हो जाएगा माइनस एफ आई जे। These forces act along the line joining the particle I and J। तो ये जो फोर्स होंगे I and J पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। सो सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ जे आई डॉट डी आर आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे इंटीग्रेशन 1 to 2 माइनस डेल आई वी आई जे डॉट डी आर आई जे। नाउ डेल आई जे इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स आई जे प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई आई जे प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड आई जे। तो ये जो डेल आई जे है ये हमारा ये होगा या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी आर आई जे। तो जैसे ही इसकी जगह आप डी बाई डी आर आई जे रखोगे तो डी आर आई जे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी माइनस सिग्मा आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे इंटीग्रेशन 1 to 2 डी वी आई जे और अब इसको इंटीग्रेट कर दो सी हो जाएगा वी आई जे और ये नेगेटिव साइन एज इट इज। अब लिमिट हम 1 2 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस V21 माइनस V12 और साथ में हमने ये भी कहा था कि पोटेंशियल हमारा न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है, फॉलो करता है, इसलिए V12 की वैल्यू V21 के इक्वल होगी, इसलिए हमारा 0 आ जाएगा। सिंस Vij इज इक्वल टू माइनस Vji, ये मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए V21 माइनस V12 को हमने 0 कर दिया है। सो सिग्मा i कोमा j i नॉट इक्वल टू j इंटीग्रेशन 1 to 2 f j i
डॉट डी आर आई इज इक्वल टू 0, और ये हमारा 0 आ गया है। नाउ वर्क डन हमारा ये था, और अभी हमने निकाला है कि सिग्मा आई इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ आई अप्लाइड डॉट डी आर आई इज इक्वल टू V1 माइनस V2 एंड सिग्मा आई कोमा जे आई नॉट इक्वल टू जे इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ जे आई डॉट डी आर आई इक्वल टू 0। तो इसको हम 0 रख देते हैं और ये हमारा हो जाएगा V1 माइनस V2। So W12 is equal to V1 minus V2। और W12 is equal to sigma I integration 1 to 2 Fi dot DRI। अब Fi हमारा होता है Mi Vi डॉट, क्योंकि F इक्वल टू dP by dt एंड P का मतलब mv, सो P डॉट हो जाएगा mv डॉट, इट मीन्स Fi इज इक्वल टू mi vi डॉट। तो Fi को हम ये रख देते हैं और साथ में dri को हम vi dt रखते हैं, क्योंकि v होता है dr by dt, इट मीन्स vi इज इक्वल टू dri by dt। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, dri इज इक्वल टू vi dt। तो Fi को mi vi डॉट रखो, dri को vi dt रखो, तो W12 हो जाएगा सिग्मा i इंटीग्रेशन 1 to 2 mi vi डॉट डॉट vi dt। और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा i इंटीग्रेशन 1 to 2 mi vi dvi, क्योंकि vi डॉट का मतलब हो गया है dv by dt, तो dt से dt कैंसिल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा mi vi dvi। सो W12 इज इक्वल टू सिग्मा i इंटीग्रेशन 1 to 2 mi vi dvi। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा i इंटीग्रेशन 1 to 2 डिफरेंशियल ऑफ हाफ mi vi स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको ओपन करते हो तो हाफ mi हमारा कांस्टेंट एंड vi स्क्वायर का हो जाएगा 2 vi dvi। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगर ओपन करते हो तो वापस हमको यही मिलता है, इसलिए इसको हमने लिख दिया है सिग्मा i इंटीग्रेशन 1 to 2 डिफरेंशियल ऑफ हाफ mi vi स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो W12 की वैल्यू हमको मिलेगी सिग्मा i हाफ mi vi स्क्वायर लिमिट 1 to 2, बट हाफ mv स्क्वायर इज t और काइनेटिक एनर्जी, तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम t लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा i t लिमिट 1 to 2, और ये होगा लिमिट अगर रख देते हो तो t2 माइनस t1। सो W12 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 एंड W12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। सो एक W12 की वैल्यू ये आई है, एक W12 की वैल्यू ये आई है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू t2 माइनस t1, और 1 वाली वैल्यू को एक साइड में रखो और 2 वाली को दूसरी साइड में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा t1 प्लस v1 इज इक्वल टू t2 प्लस v2। सो दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी at initial time and this is the total mechanical energy at final time। so this is initial energy and this is final energy। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है या टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है। सो E1 इज इक्वल टू E2 और E इज कांस्टेंट। इट मीन्स इफ बोथ the internal and external applied forces are conservative, then the total energy of the system is conserved।
सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस किया है। सो गुड बाय।